तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी उस मजबूत दुर्ग को ध्वस्त करने में कामयाब रही जहां अभी तक सिर्फ शिक्षक संघ का ही कब्जा रहा। यूपी के 6 शिक्षक और 5 स्नातक एमएलसी सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी की रणनीति बहुत हद तक सफल रही। शिक्षक कोटे की सीट पर बीजेपी ने सिर्फ अपने मुख्य विपक्षी दल सपा और कांग्रेस को ही मात नहीं दी, बल्कि शिक्षक संघ के सबसे बड़े मठाधीश और 48 साल से जीतते आ रहे ओम प्रकाश शर्मा गुट के सियासी वर्चस्व को भी पूरी तरह से नस्तेनाबूद कर दिया। शिक्षक और स्नातक की सीटों पर अभी तक शर्मा गुट का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन बीजेपी की सभी रणनीति और संगठनात्मक सक्रियता के चलते सपा का समीकरण और शिक्षक राजनीति के सूरमा ढेर हो गए। ओम प्रकाश शर्मा की करारी हार से माध्यमिक शिक्षक संघ की राजनीति में एक युग का अंत हो गया, हम ये कह सकते हैं। लखनऊ शिक्षक सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमेश द्विवेदी ने जीत दर्ज की है। बरेली मुरादाबाद शिक्षक कोटे की सीट पर बीजेपी के हरि सिंह ढिल्लो जीत दर्ज कर विधान परिषद पहुंच गए। वहीं वाराणसी शिक्षक सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव ने जीत दर्ज की है। वाराणसी सीट पर चेत नारायण सिंह का हारना बीजेपी के लिए एक झटका भी है, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ना उतारकर चेत नारायण सिंह को ही समर्थन दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों की बात करें, उसको भी आज इसमें इसलिए हम जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि भाग्यनगर का जिक्र वहां पर योगी ने किया था और शुरुआती रुझान में आप देखिए कि बीजेपी बहुमत के ऊपर जा रही थी। हालांकि अब वो आंकड़ा पलटा है और वहां पर भी बीजेपी पर निगाह रहेगी और अगर वाकई कुछ 50 के ऊपर का आंकड़ा बीजेपी या 40 के ऊपर का भी आंकड़ा बीजेपी लेकर आती है तो यह बड़ी उपलब्धि रणनीति के तौर पर मानी जाएगी। ओवैसी अपना किला बचा पाएंगे या बीजेपी सेंध लगाएगी, इस पर निगाह इस वजह से है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जाकर जो प्रचार किया था उसका प्रभाव 82 सीटों पर है। जीएमसी की एक जो ग्रेटर हैदराबाद में चुनाव है, 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी ने चुनाव में प्रचार में अपने टॉप नेताओं को झोंका था और अब यहां के नतीजे बड़े रोचक हो जाएंगे। बहरहाल सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त शिक्षक स्नातक एमएलसी इलेक्शन और उसका जो परिणाम है, वहां पर आखिर किस रणनीति से शर्मा गुट का वर्चस्व टूट गया। और 1970 के बाद आप देखिए कि 8 बार रहे एमएलसी, लेकिन इस बार उनका परचम नहीं लहरा पाया। रणनीति क्या थी बीजेपी की, इस पर भी गौर करना होगा। हम जो है आज हमारी सीट नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालय के 3.5 लाख शिक्षकों की ये जीत है, हमारी कोई जीत नहीं है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है हमारे जैसे कार्यकर्ता को जो है चुना। अब हमारे पास जो है संघर्ष के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 3.5 लाख वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षक 8 महीने से भूखमरी के कगार पर हैं, जिनको 1 रुपया न सरकार ने दिया न प्रबंधकों ने दिया। उनकी माली हालत मनरेगा के मजदूरों से भी खराब स्थिति में है। देखिए ऐसा है, बीजेपी ने दबाव की राजनीति करी, वह प्रबंधकों को दबा रही थी, धमका रही थी कि मतदान आपको जो है बीजेपी के पक्ष में करना है। जिन प्रबंधकों ने कुछ फोटो किसी और प्रत्याशी के समर्थन में लगा दिए थे, उनके पास रात में बीजेपी के कार्यकर्ता आके उन्हें उठा ले जाते थे और फिर मंत्री विधायकों के आगे बैठा दिया जाता था। उनके दबाव में वो फेसबुक पे चिट्ठी लिखते थे कि वह बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। तो जो हमारे शिक्षक समाज के सब जो शिक्षक हैं, उन्होंने इस दबाव को नकार दिया, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम किसी के दबाव के आगे घुटने नहीं टेकते हैं। हम राष्ट्र को दिशा दिखाते हैं, हम अपने छात्रों का भविष्य बनाते हैं, तो हम किसी के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यह शिक्षकों ने साबित कर दिया है। ऐसा आ जाओ, हाथ नीचे बहरहाल तो ये देखिए निर्दलीय भी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी या फिर कहें खासतौर पर बीजेपी के लिहाज से तो कुछ झटके भी लगे हैं। बनारस के लिहाज से अगर हम देखें, केदारनाथ सिंह का जिक्र करें, उसके अलावा नारायण का जिक्र करें, उसके साथ ही अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी बात मेरठ में आप समझिए
कि शर्मा गुट का जो वर्चस्व टूटा है वो कितना बड़ा वर्चस्व टूटा है, ये अंदाजा आप लगाइए और उसकी रणनीति क्या थी। क्योंकि शिक्षक दल की अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश शर्मा जो कि बीजेपी के श्रीचंद शर्मा से हारे 8 बार के एमएलसी लगातार 1970 के बाद इस बार उनका परचम नहीं लहरा पाया और यह अपने आप में उस गुट के लिए बड़ा झटका है। हालांकि इसके क्या मायने हैं और कितना असर आने वाले समय पर इसका पड़ेगा, चुनावी रणनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा भविष्य के चुनाव में, ये सारी चीजें इस वक्त चर्चा का विषय हैं। लेकिन बड़ा झटका शर्मा गुट के लिए भी है। लेकिन बीजेपी ने ओवरऑल अगर हम देखें तो इन तमाम चीजों में किस रणनीति पर काम किया, क्योंकि चुनाव को अगर आप देखिए तो कई बार यह कहा जाता है कि दरअसल छोटा चुनाव है या फिर इन चुनावों को लेकर कई ऐसे दल हैं जो कि बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाते। लेकिन इस बार यह चुनाव बहुत चर्चा में रहा और पहले भी इसको लेकर रणनीति तमाम जो क्षत्रप दल थे, खासतौर से समाजवादी पार्टी, उनकी बहुत पुख्ता हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी का एक तरीके से गढ़ माना जाता रहा ये, या फिर कहें कि उनको हमेशा से पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो उनका वर्चस्व इसमें कायम रहा। लेकिन इस बार ढह गया शिक्षक संघों का किला और इसके आगे के परिणाम क्या होंगे, इसका नतीजा आगे आने वाले चुनाव में कैसे पड़ेगा, ये एक रणनीति के तहत तमाम पार्टियों को या फिर उन दलों को, संघों को सोचना भी पड़ेगा। हैदराबाद की बात करें तो उसी बीच में देखिए वहां पर भाग्यनगर का जिक्र हुआ, भाग्य लक्ष्मी मंदिर का जिक्र करते हुए इस बात को उछाला गया था, इस बात को रखा गया था कि हैदराबाद अब भाग्यनगर हो जाएगा अगर बीजेपी भविष्य में यहां पर चुनाव लड़ती है, चुनाव में आती है और उसके पहले निगम चुनाव को भी वो विधानसभा चुनाव के तर्ज पर ही लड़ रही है। ये इस बार दिखाई भी दिया। हालांकि आंकड़े जरूर अभी परिवर्तित हुए हैं। जो आंकड़ा सुबह था और जिस तरीके से वहां पर दिखाई दे रहा था कि बीजेपी लगभग 70 के ऊपर जा रही है, लेकिन अब वो आंकड़ा कम हुआ है। हालांकि फिर भी रणनीतिक तौर पर और जिस तरीके से पूरा दमखम वहां पर बीजेपी ने लगाया, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, उसके साथ साथ अमित शाह वहां पर पहुंचे, बकायदा रोड शो हुआ, तमाम तरह की बातें हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात उन्होंने कही कि हमने खुलकर चुनाव लड़ा है, बंद कमरे में इलू इलू करके हमने यहां पर किसी को टिकट नहीं दिया है। ओवैसी भी निशाने पर थे, वहां की पार्टी टीआरएस भी निशाने पर थी। लेकिन अब अगर वहां पर उदय भाजपा का होता है तो उन पार्टियों के लिए भी सोचना होगा और भाग्य चमक जाएगा भाजपा का। हालांकि नतीजे बदल सकते हैं क्योंकि रुझानों में भी बदलाव आया है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हेमंत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका। हरीश श्रीवास्तव साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है हरीश जी आपका। केपी श्रीवास्तव हैं, नेता सपा के, बहुत स्वागत है केपी साहब आपका। और ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, शिक्षक नेता, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले हेमंत जी, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो तो सवाल यही, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव और जो उसके परिणाम है? एक एक करके हम उस पर चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन लब्बो लुआब क्या है इस परिणाम का? चलिए, बड़ी बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, उसके बाद चर्चा ना सिर्फ स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव, उसके परिणाम, शर्मा गुट का ढहना, बल्कि उसके आगे के भविष्य पर कितना परिणाम पड़ेगा, बाकी चुनाव पर कितना परिणाम पड़ेगा और इसको किस रणनीति के साथ बीजेपी या सपा ने, बाकी लोगों ने लड़ा था। उसके साथ ही भाग्यनगर का भी जिक्र होगा, क्योंकि हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने की बात मुख्यमंत्री ने कही प्रचार के दौरान। हम शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव का भी जिक्र कर रहे हैं और साथ में नगर निगम चुनाव, जो कि इस वक्त हैदराबाद में परिणाम आते हुए रुझान वहां पर बदल रहे हैं, उसमें भी क्योंकि मुख्यमंत्री का वहां पर दौरा और वहां पर जिस बात का उन्होंने जिक्र किया था वो भी अपने आप में एक रणनीति के तहत था। हेमंत जी हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत जी, सबसे पहले शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव जो परिणाम है, कई जगहों पर बड़ा उलटफेर हो गया। बीजेपी की रणनीति जहां कहां कई जगहों पर बहुत सटीक बैठी, परिणाम मिला, लेकिन अपने ही गढ़ में गंवा गए सीट। हाँ, ये तो है। वैसे एक बात बता दूं कि बीजेपी के लिए एक डिफेंस का बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी ये कह सकती है कि हमने इसके पहले मतलब अपने दलीय आधार पर कैंडिडेट कभी नहीं लड़ाए, न तो
शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी में, नया ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने इलेक्शन बहुत ही ठीक उसी तरीके से लड़ा है जैसे बीजेपी बाकी चुनाव लड़ती रही है। मतलब मुझे लगता है कि ये बीजेपी जैसी पार्टी में ही दम है, उसकी स्ट्रेटजी इस प्रकार की है। कभी कभी इतनी आक्रामक स्ट्रेटजी होती है कि हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में योगी आदित्यनाथ या ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां प्रचार के लिए जाती हैं और इसी अपने ऑफेंसिव अप्रोच से बीजेपी को एकदम अपेक्षा से बहुत ज्यादा कामयाबी मिल जाती है। क्योंकि हैदराबाद के रिजल्ट अभी आने बाकी है, अभी ट्रेंड से खाली दिख रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि हैदराबाद में बीजेपी जो है उसकी जो हैसियत थी उससे काफी बेहतर परफॉर्म करेगी। यही स्थिति यहाँ भी है। हालांकि आपने ठीक कहा कि अपने गढ़ में हार जाना, वैसे ये चुनाव नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। वक्त के साथ इस चुनाव के पैटर्न में बदलाव आया है। वरना ओम प्रकाश शर्मा जैसा व्यक्ति जिसको अपराजय अजय माना जाता था, जो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की राजनीति का एक प्रतिमान पुरुष जिनको कहा जाता है, मतलब जब हम लोग जर्नलिज्म में नए नए थे तब उनको देखते थे, जो विधान परिषद के पुराने सदस्य हैं, वो अगर चुनाव हार सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी बाहर से नहीं लगता था कि इतना ज्यादा तैयारी से चुनाव लड़े हैं। लेकिन जैसे बनारस ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका कैंडिडेट आगे है, झांसी प्रयागराज कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका कैंडिडेट आगे है, वहां यज्ञदत्त जैसे लोग पिछड़े जा रहे हैं। तो एकदम से नहीं कहा जा सकता कि किसी के पक्ष में सारे चुनाव आए हैं। नहीं, बिल्कुल बड़ा मिला जुला सा है। कई जगहों पर बहुत अच्छा सटीक बीजेपी की रणनीति रही, तो कई जगहों पर देखिए सपा और कई जगहों पर देखिए कि एक बड़ा किला ढह गया। ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ खुद मौजूद है। शर्मा साहब, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। हार की टीस तो होगी, लेकिन चूक कहां पर हो गई? आपका वर्चस्व था और 8 बार से लगातार एमएलसी 1970 के बाद अब कहां पर कमी रह गई? कैसे ये परिणाम बदल गया? पूछ रहे हैं। जी जी, ओम प्रकाश जी आपसे ही। नहीं, परिणाम तो सरकार ने पूरा अपनी ताकत लगा करके जी और जितने जितने प्रकार के हथकंडे हो सकते हैं उनका प्रयोग करके और सभी प्रकार से जी जो वैध तरीके हो सकते हैं वो भी प्रयोग किए हैं। फर्जी मतदान से जरिए सब मंत्रियों ने तक ने जाकर पोलिंग बूथों पर कब्जे किए हैं। तो पूछ हमारे पास वो ये ताकत कहाँ है कि जो मंत्रियों को बूथ से निकाल सके। किसी ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। जी ओम प्रकाश जी का जवाब जो उन्होंने आरोप लगाया है हरीश श्रीवास्तव साहब देंगे। हरीश जी, शाम दाम दंड भेद से शर्मा जी को हरा दिया, ये उनका कहना है। बहुत वरिष्ठ लीडर है, मैं उनकी बात पे टिप्पणी तो नहीं करता, लेकिन उनको उन जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को मुझे लगता है कि इतनी सतही टिप्पणी शोभा नहीं देती। देखिए, अंतर अगर आप देखें, श्रीचंद शर्मा के जो प्रथम वरीयता के मत हैं और आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी के जो प्रथम वरीयता के मत हैं, तो दुगने से ज्यादा का अंतर है। ये जो बातें कही जाती हैं, ये बहुत, अगर जिस तरह की बात कर रहे हैं, बहुत नॉमिनल अंतर पे चीजें जब होती हैं तो आदमी इस तरह के आरोप लगाता है। ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति को जो लगभग आधी शताब्दी वो लगातार सदन में है, मुझे लगता है कि उनको इस लोकतांत्रिक जो निर्णय है, जो आम लोगों का निर्णय है, उसका उनको स्वागत करना चाहिए और ये जो उनकी हार हुई उसको सहज स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। बिल्कुल। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो हमारे यशस्वी नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और आदरणीय योगी जी की
के नेतृत्व की जीत है और भारतीय जनता पार्टी संगठन के पुरुषार्थ की जीत है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी और जो महामंत्रीगण हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से पूरे चुनाव में उन्होंने काम किया है, आप सभी मित्रों को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है और उस चुनौती और उसको उसी पुरुषार्थ का परिणाम है कि जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली। ठीक है केपी श्रीवास्तव, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के पास भी बहुत कुछ है कि हां हमने भी चुनाव में आकर परिणाम दिया है, लेकिन बीजेपी जो कि इस चुनाव को लेकर एक रणनीति के तहत उतरी थी, शर्मा गुट का वर्चस्व भी टूटा। अलग बात है शर्मा जी कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी को और भी मजबूती मिली है। आप लोगों की रणनीति उस तरीके की नहीं थी क्या? अतुल भाई, एक निवेदन ये है कि मेरा नाम कपीश श्रीवास्तव है। ठीक है कपीश श्रीवास्तव साहब, माफी चाहूंगा सर, अभी सुधरवा देता हूं। कपीश श्रीवास्तव जी। और दूसरी चीज ये कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी। जी 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 बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव चुनाव के लिए ही वो अपना मैनेजमेंट करती रहती है और उसकी सत्ता की हनक भी कायम है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पुराने पिछले कई चुनावों को सारे लोगों ने देखा, अभी तो बिहार के अंदर देखा, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई है और सीटों का परिवर्तन किया गया, जीता कोई और, सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया गया, रात में ये सारी चीजें की गई, 12 सीटों पे की गई। उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव थे उसके अंदर जिस तरीके से लाठी मार के भगाने का काम किया गया, उसी तरीके से इस चुनाव के अंदर भी एक स्ट्रेटेजी इनकी थी अतुल भाई। वो मैं आपको खोल के बता रहा हूं कि इन्होंने पहले क्या किया कि जो अवैध मत थे उनकी गड्डी अलग करा दी। और दूसरी चीज आपको बता दें, दूसरे मतों का जो वो गिनती है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगल बगल के भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, इस लेवल के अधिकारी इसलिए लगाए गए हैं कि अगर कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी का उसमें ऑब्जेक्शन करना चाहे तो वो दबा ले जाए इनके पक्ष में। तो ये सबको पता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लेकिन कपीश भाई अगर आप ये कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं, तो क्या ये काम आगरा में नहीं कर सकती थी बीजेपी? झांसी में नहीं, प्रयागराज में नहीं हो सकता था? हम तो बनारस की सीट जीते हैं और अभी हम काशी स्नातक की भी क्षेत्र अभी तो मैं कह रहा हूं, जब आप बनारस में जीत सकते हैं तो जो आप आरोप लगा रहे हैं उसकी सत्यता को हम कैसे परखें? अगर आप बनारस में भी जीत सकते हैं, जो कि गढ़ है उनका, और अच्छी बात है आपने जीत दर्ज की, आपकी रणनीति काम आई, ये तो आपकी उपलब्धि है, तो जहां पर आप हारे वहां पर उन्होंने दबाव में काम करा दिया, गलत तरीके से हो गया, और जहां आप जीते वहां पर वो नहीं कर पाए। ऐसा ये समझ से परे है ना कपीश भाई? बहुत सीधी सी आपको हम एक बात बता रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी ही बात की नहीं बात कह रहा हूं, गोरखपुर से भी जो शिक्षक स्नातक ध्रुव त्रिपाठी जी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है वो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मैं वहां पर देख रहा हूं सारी चीजें कि किस तरीके से व्यवस्था हो रही है। जो डीएम 3 साल 3.5 साल की समय काट लिया और इनके प्रियो में बना हुआ है, अगर उसकी ड्यूटी लगाई जाती है तो निश्चित रूप से सारे डीएम उस तरीके का काम नहीं कर पाते हैं और ना ये मैनेज कर पाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ वो हरीश जी इसका आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं इस चीज को समझूंगा हेमंत जी से। हरीश जी इसका जवाब दीजिए। कपीश भाई आप हरीश जी से ही जवाब दीजिए। हरीश जी। अतुल जी, वैसे तो कपीश जी की बात का आपने जवाब इनको दे दिया है। विपक्ष जहां हारता है तहां तो ये कहता है कि भाजपा ने बेईमानी कर ली, और जहां जीतता वहां इनका मैनेजमेंट जीत गया। ये बहुत बोगस बात है। लोकतंत्र में जो वर्डिक्ट होता है, जो आम लोगों का निर्णय होता है, उसको सबको तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि कभी आप ईवीएम पे दोष मत दीजिए और कहिए और कभी कुछ कहने लगिए। आखिर आप हैदराबाद में जो चुनाव हो रहा है वहाँ तो टीआरएस की सरकार है, हमको जो बढ़त मिली वहाँ वो हमारे संगठन, हमारे नेतृत्व की नीतियों और पुरुषार्थ का परिणाम है। तो ये बात कपीश जी को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पे काम करते हैं। केवल ये जो अराजकता की नीति है समाजवादी पार्टी को, इसको अब भी स्वीकार करना पड़ेगा कि धरातल पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए धरातल पर जो काम करेगा उसका परिणाम मिलेगा, वो चाहे सपा हो, बीजेपी हो, कोई और दल हो, और वो चीज दिख रही है। सपा को अगर कहीं जीत मिली है तो धरातल पर मजबूत थे तभी मिली होगी, और अगर कहीं हारे हैं तो कमी रही होगी। तो बीजेपी पर भी यही लाइन बैठती है। हेमंत तिवारी जी, इस बात को हम कैसे देखें?
और कैसे आप समझाएंगे? शुरुआत आप करिए शर्मा जी की उस बात से। इतने वरिष्ठ व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि श्याम दाम दंड भेद की वजह से मैं हार गया। तो क्या इसके पहले कभी नहीं होता था? सरकारें नहीं करती थी जब वो जीतते थे? तो अतुल, ऐसा है कि शर्मा जी का हम ही नहीं, बहुत हजारों लोग बड़ा आदर करते हैं। हमने तो उनको विधान परिषद के सभापति, कार्यवाहक सभापति के रूप में देखा है, जब से पत्रकारिता में लगातार देख रहा हूँ। लेकिन उनकी बात थोड़ी सी जची नहीं जो इन्होंने अभी कहा। कारण बता दूं, देखिए, सरकार हो, अगर सत्ता में सरकार होती है और इस तरीके के चुनाव होते हैं, कम मतों वाले चुनाव या अप्रत्यक्ष चुनाव या लोकल बॉडीज के चुनाव, तो निश्चित रूप से एक स्थिति जन्य लाभ तो मिलता है, क्योंकि वो सारा पैराफर्नालिया उनका है। बिल्कुल। प्रकाश शर्मा जी की बात से सहमत नहीं हूँ, नंबर एक। हाँ, जब आप सत्ता में होंगे तो आपका स्थानीय प्रभाव होता है। अखिलेश यादव अगर सत्ता में थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन के रिजल्ट देख लीजिए, या मायावती जो सत्ता में लोकल बॉडीज के इलेक्शन के नतीजे देख लीजिए। देखिए एक फर्क क्या है जी। उत्तर प्रदेश में अपोजिशन की पार्टी को मैं बार बार सलाह देता हूँ और बड़े हैरत में रहता हूँ, ये समझते क्यों नहीं इस चीज को। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, पूरी तैयारी के साथ, अत्यंत सूक्ष्म नियोजन के साथ चुनाव लड़ती है। मुझे याद है कि पहली बार एमएलसी के चुनाव में, पहली बार इस बार वार्ड लेवल पर भाजपा के विधायकों ने, मंत्रियों ने जाके बैठक की है। अखिलेश यादव कितनी बार कहाँ गए और मायावती जी कहाँ गई? बिल्कुल बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है। कीजिएगा। और फिर एक सवाल और कर रहा हूँ, अभी बाई इलेक्शन की बात हुई। कपीश जी, अखिलेश यादव का बहुत बड़ा पॉलिटिकल भविष्य है, लेकिन 7 सीटों में अगर अखिलेश यादव 3 सीट जीत लेते तो बहुत बड़ा संदेश 2022 के दे सकते थे, लेकिन घर से नहीं निकले। योगी आदित्यनाथ से बड़े नेता नहीं है, उनसे बड़ा और नहीं है। योगी आदित्यनाथ एक सीट पर 2 बार गए। अखिलेश यादव कितनी सीट पर गए कपिल जी बताएंगे? मैं सलाह के तौर पर कह रहा हूँ। समझना पड़ेगा कि हैदराबाद के नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जैसे प्रचारक को क्यों लगाती है? किस नगर निगम चुनाव में कौन लगा? डीएमसी में उत्तर प्रदेश के नेता, कुछ बड़े नेता जरूर जाते हैं मुंबई के चुनाव में। तो देखिए, जब आप जमीन को देखोगे, जमीन को नापोगे, उसको समझोगे, तब आपको मीठा फल मिलेगा। बिल्कुल। जहां तक के एमएलसी चुनाव के नतीजों की बात है, मैं इसमें ये नहीं मानता हूँ भाजपा ने कोई तीर मार लिया। भाजपा सीधे सीधे कहेगी इसके पहले तो हमने कभी लड़ाया नहीं अपने कैंडिडेट को। अगर कोई कैंडिडेट जीत का है, हमसे मिल गया तो अलग बात है। तो भाजपा का फायदा मनोवैज्ञानिक भी है और भौतिक रूप से भी है, इसमें कोई शक नहीं। और अपोजिशन को सोचना पड़ेगा भाजपा आखिर 4-8 साल में ऐसा क्या करने लगी। आप भी तो करो साहब, आप फील्ड में जाओ, जमीन पे जाओ, प्लानिंग करो। आप सत्ता में रहेंगे स्टेट की, तो हो सकता है जो मनोवैज्ञानिक या स्थित जन फायदा उनको मिलता है आपको मिलने लगे। और बिल्कुल सही बात, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जो बात हेमंत जी समझा रहे हैं, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, समझा रहे हैं कि हाँ, जहां पर वो मजबूत थे तो उसका परिणाम उनको मिला है, जहां पर मजबूत नहीं थे तो फिर परिणाम आखिर कैसे होगा? सवाल यही है। यहां पर ये तस्वीर भी आप देखिए, जीत का जश्न भी है। ओम प्रकाश जी, मेरा प्रश्न आपसे है, हमारे साथ हेमंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो कह रहे हैं कि आप हारे हैं, वो अलग विषय है, लेकिन उसका जो आपने कारण बताया वो समझ नहीं आया। आप लगातार जीतते रहे हैं, तब भी सरकारें हुआ करती थीं और तब भी दबाव हो सकता था, लेकिन इस बार आप हारे हैं, तो क्या यह सही है कहना कि नहीं, सरकार ने तंत्र का दुरुपयोग किया, इस वजह से आप हारे हैं? कोई तो और वजह होगी। बहरहाल, ओम प्रकाश जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। कपिश जी, बहुत जल्दी से जवाब आप देंगे? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जो बात हेमंत जी ने कही है। देखिए, हेमंत जी जो है वो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं और उनके राय को कोई भी पार्टी या कोई भी प्रवक्ता जो है खारिज नहीं कर सकता। लेकिन मैं उनकी बातों के साथ ये जोड़ते हुए जरूर कहूंगा, देखिए, जीत के परिदृश्य में विशेषताएं यही होती हैं कि जीतने वालों के पक्ष में वो सारी चीजें आती जाती हैं। हम ये कहते हैं, मोदी सरकार की जब लहर चली थी और सारी चीजें लहर बनी, दिल्ली सरकार कैसे बनी, राजस्थान में सरकार कैसे बनी, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी, बिहार के अंदर आपने देखा कि किस तरीके की चीजें थी और लगभग नेक टू नेक फाइट रही है।
और बावजूद इसके उन्होंने वहां जो कुछ भी किया वो हमने पहले कहा, मैं दोहरा नहीं सकता उस बात को, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जीतने के बाद विश्लेषण का तरीका बदल जाता है। हर पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है और माइक्रो मैनेजमेंट करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है, लेकिन हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। वो अपनी एग्जीक्यूट चीजों को कब कहां पर देगी और कहां अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास जताएगी, ये उस पार्टी के नेतृत्व को चयन करना पड़ता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि किसी भी पार्टी का कोई नेतृत्व हमेशा के लिए सही फैसले ले सकता है, या वो फैसले भले सही लिया हो, क्योंकि परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया तो वो कहीं ना कहीं उस निर्णय को गलत ठहराया जाता है। बहुत बड़ी बात आपने कही कपिश भाई। आपने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, कई बार गलतियां हो जाती हैं नेतृत्व से भी। यही बात तो हेमंत जी कह रहे थे ना। हरीश जी इसका जवाब दें उसके पहले मैं चाहूंगा आप फिर से इसका जवाब दीजिए कि अगर आपके नेता फ्रंट पर होते, योगी दो बार एक सीट पर जा रहे हैं और आपके नेता एक बार भी नहीं, वो रणनीतिक चूक है या आपने इसको बहुत गंभीरता से लिया ही नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं बता दूं, इसमें निर्णय में कोई भी चूक नहीं है और हम लोगों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। मैं आपको इसलिए कह देना चाहता हूं कि देखिए, एक तो वैसे भी हर चुनाव की रणनीति अलग होती है। उपचुनाव के अंदर जो समाजवादी पार्टी ने रणनीति अख्तियार की थी, वही मुसलसल की थी जो 2019 के पहले, जो हमारे चुनाव होने से पहले उपचुनाव हुए थे, चाहे गोरखपुर के अंदर, फूलपुर के अंदर, कैराना के अंदर, आखिर वही समीकरण थे। वहां कोई हमारा बड़ा नेता नहीं गया था। तो हम लोगों ने वो सारे संसदीय सीटों को हम लोगों ने जीतने का काम किया था। लेकिन जब हमारे सारे नेता हर उस पर 2019 के इलेक्शन में गए तो क्या परिणाम जो आया वो सामने है आपके। तो चीज ये नहीं है कि नेतृत्व ने गलत सोचा। मैं तो ठीक है हरीश श्रीवास्तव साहब, देखिए सपा का क्या है, वो सपा समझेगी, आपकी रणनीति का नतीजा आपके पास है, लेकिन उसमें भी एक सवाल आएगा कि आप अपने गढ़ में अगर कुछ गंवा देते हैं, और वो भी उस दौर में जब शीर्ष नेतृत्व वहीं पर है, उसका कारण क्या रहा, किस वजह से हुआ? क्योंकि दोनों आरोप आप पर लग रहे हैं। एक कि आप सरकार में हैं तो आप अपनी ताकत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझ से परे है कि फिर ताकत का इस्तेमाल करके अपने कद्दावर लोगों को आपने अपने गढ़ में ही क्यों नहीं बचाया, क्यों वो जीत नहीं पाए, और अगर कोई और वजह थी तो वहां पर आपकी रणनीति में कहां चूक रही? नहीं अतुल जी, देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सामूहिक षड्यंत्र रहता है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव रहा हो या 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव हो जी, हमारे विपक्षी दल के मित्र हेमंत भाई बैठे हुए, करीब करीब बहुत सारी डिबेट्स में गवाह है। विपक्षी दल के हमारे मित्र इस तरह से आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करते थे जैसे सीमा पे युद्ध हो रहा हो। मैंने उनका ये प्रभाव रहता था कि बोल नहीं देते, लेकिन जनता ने निर्णय सुनाया अपना। यही बात इस ठीक उपचुनाव के पहले जितनी डिबेट होती थी, आप उसको निकाल करके देख लीजिए। तो जब भी वो राहुल गांधी से लेकर के कोई ऐसा नेता नहीं है कि भारतीय जनता के पार्टी के नेतृत्व के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोगस से बोगस कोई आरोप न पड़ते हो। वो शायद मर्यादा को भी लांघ जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और देश के हित में क्या बोल रहे हैं और देश के खिलाफ क्या बातें जाती, ये भी ये मर्यादाएं लांघ करके लोग बोलते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जो नीतियां हैं, जो देश की बेहतरी के लिए काम है, उसको लेकर जनता के बीच जाती है। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि जो अपने गढ़ में आप हार गए, कहीं ये चुनाव है, चुनाव में कई बार बहुत सारी फैक्टर काम करते हैं, उसका विश्लेषण बाद में होता है। हर चीज से क्यों हम हारे, क्यों जीते, इन सब चीज का विश्लेषण होता है। पार्टी का हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व इसकी करता है। जहां कोई चूक रही होगी हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन ये बात अवश्य है कि ये जो आरोप लगाए जाते हैं, मुझे लगता है एकदम आधारहीन और तथ्यहीन आरोप। नहीं, ये देखिए, ये जनता भी अब समझती है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हारे तो आपने ईवीएम को दोषी ठहरा दिया, सिस्टम को दोषी ठहरा दिया, अपनी कमियों को आपने नहीं उजागर किया या उस पर नहीं विचार किया। तो ये सोचना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि हाँ, हम अपने गढ़ में ही अगर हारे तो हम विचार करेंगे, और यही रणनीति होती है बीजेपी की। इसी वजह से वो लगातार अपना दायरा हर एक चुनाव में बढ़ा रही है और परिणाम मिल रहा है। हेमंत तिवारी जी, वाराणसी सीट का सिनेरियो क्या रहा, जरा समझाएंगे आप? और जैसा शर्मा जी ने कहा, हमारे साथ इस वक्त नहीं है जुड़े हुए, उनका जो तर्क था वो चलिए मान भी अगर लें,
उनका किला ढहना, इसके संकेत कितने बढ़े गए हैं और कितना असर पड़ेगा भविष्य में इसका? आप संकेत की तो बात छोड़िए, आप जरा ये उस स्थिति की परिकल्पना करिए कि आप उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में प्रवेश करते हैं और वहां ओम प्रकाश शर्मा नहीं होते हैं। ये एक युग का अवसान कहूंगा मैं राजनीति में, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के इतिहास में, और इसका मुझे भी स्वयं जाति तौर पर बहुत दुख है। लेकिन ओम प्रकाश शर्मा जी के आरोपों में सहमत नहीं हूँ। ओम प्रकाश शर्मा बुजुर्ग हो गए, अब वो संगठन क्षमता नहीं है, चीजें एडवांस हो गई हैं, प्रचार का माध्यम बदला है, इन चुनाव में पैसे खर्च होने लगे हैं, क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी। और सुनिए, मैं कपीश जी की एक बात का जवाब जरूर दूंगा। कपीश जी बहुत अच्छे ओरेटर हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, और मैं अखिलेश जी मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं बहुत खुली बात कहता हूँ, अखिलेश यादव ने अपने नेतृत्व में कभी कोई चुनाव अभी नहीं जीता है। आखिरी चुनाव जीत करके 2012 में जब उन्होंने सरकार बनाई थी तो नेताजी मुलायम सिंह यादव थे। मैं बार बार कहता हूँ, मुलायम सिंह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से सीखने की जरूरत है। मुलायम सिंह यादव होते, ये 7 सीटों के जो चुनाव है उनकी स्ट्रेटजी अलग होती। मुलायम सिंह यादव एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हजार कार्यकर्ताओं को ऐसे चश्मा उतार के नाम से बुला लेते थे। अखिलेश जी को भी ये सारे गुण अपने पिता से लेकर के स्वयं में डेवलप करने होंगे। मैं बिल्कुल बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ अगर हैदराबाद के चुनाव प्रचार किए जा सकते हैं तो क्या अखिलेश यादव 7 असेंबली सेगमेंट के बाई इलेक्शन नहीं आ सकते? अगर बीजेपी से 2 सीट छीनी होती तो 2022 के लिए बहुत बड़ा मैसेज होता और भाजपा को सेटबैक होता। भाजपा कोई चूक नहीं करती, मैं कह रहा हूँ, आमने सामने बोल रहा हूँ। जी। इस विधान परिषद के चुनाव में ही सुनील बंसल से लेकर स्वतंत्र देव सिंह से लेकर के विजय पाठक से लेकर के राठौर से लेकर के एक एक व्यक्ति की, दया शंकर सिंह से लेकर के एक एक व्यक्ति की एक एक सीट एक एक जगह पे जिम्मेदारी थी। लोग 8-8, 10-10 मीटिंग कर रहे थे। बाकी पार्टियों की मीटिंग मैंने नहीं देखी, माफ कीजिएगा। तो मैं तो क्या कहता हूँ, अखिलेश यादव अकेले ऐसे नेता है और समाजवादी पार्टी अकेले ऐसी पार्टी है जो भाजपा को चैलेंज कर सकती है, लेकिन नहीं कर पा रहे था। आपके असेंबली में क्या पोजीशन है? 40-45 स्टाफ हो। हाँ, परिषद में आपकी मेजोरिटी थी, अब धीरे धीरे वहां से चरण हो रहा है। बाई इलेक्शन के रिजल्ट आप देख लीजिए। परिणामों से आगे की रणनीति, आगे की तैयारी समझनी होगी, और ये बात जरूर समझनी होगी कि भाजपा तो नगर निगम जैसे चुनाव में योगी भेज रही है, बड़ा भेज रही है, राष्ट्रीय कैपिटल मैसेज देना है। अखिलेश यादव के पास भी मैसेज देने का बहुत बड़ा उत्साह, तो मेरा मानना है लगातार करना। बहुत लोग खराब, उन्होंने गंवाया 2 सीट जीत लेते, भाजपा 2 ही छीन लेते। अब 2 छीन लेते 200 सीट का झटका लगता था, लेकिन मौका गंवा दिया आपने। भाजपा मौका गंवाने से बचती है क्योंकि उसके यहाँ बहुत लोगों के दिमाग चलते हैं, कई लोगों के दिमाग चलते हैं, और इसमें कृत्रिम नियोजन, इसी को तो कहता हूँ। किस चीज करता हूँ, यही होता है। और ये बात अच्छे के लिए कर रहा हूँ, किसी को सोचना चाहिए। क्या समझते हैं मायावती घर के भीतर बैठ के वो गणित लगा करके चुनाव जीतते चल गए साहब? क्या स्थिति है मायावती? 10 विधायक नहीं है असेंबली में, ये सोचने वाली बात। और ये लोकतंत्र के लिए भी घातक, क्योंकि जब अपोजिशन हाउस में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सदन में अपोजिशन या देश में अपोजिशन कमजोर होता है तो लोकशाही भी कमजोर होती है, और जो राजा है, जो सत्ता संचालक है, जो सत्ता में बैठा है, उसकी मनमानी के भी बड़ी बात है और ये स्वाभाविक है। और देखिए, लेकिन हेमंत जी, ये भी तो हम समझ सकते हैं ना कि अगर जो लगातार मजबूत होता जा रहा है उसके बावजूद वो अपनी मजबूती का इतना ख्याल रख रहा है कि हमें छोटा चुनाव हो, कोई चुनाव हो, हमें उतना ही संगठनात्मक अपना काम करना है, तो ये तो उनकी एक स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी दूसरे भी अपना सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है, लोकतंत्र है। तो उनको हम गलत कैसे कहें? वो बीजेपी हो या कोई दल हो, मैं कहता हूं, वो अगर चुनाव को चुनाव समझते हैं और दूसरा पक्ष ये कहे या विपक्ष ये कहे कि नहीं ये चुनाव है, इसमें ये क्यों आएंगे और क्यों जाएंगे, तो ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, उसका नतीजा उनको मिल रहा है। कपीश भाई, जो सुझाव दिया है या जो समझाया है हेमंत जी ने, उसको आप बखूबी समझ सकते हैं राष्ट्रीय सिनेरियो में भी। वो चाहे हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें
लोकसभा राज्यसभा यानी उच्च सदन निम्न सदन, विधान परिषद और विधानसभा, निकायों का चुनाव, हर जगह पर अगर बीजेपी एक रणनीति के तहत जाकर लड़ती है और आपके नेता, जैसा आपने कहा कि कोई चूक नहीं हुई है, कोई नेतृत्व की कमी नहीं है, संदेश देने में तो कमी रह गई ना। अगर आपकी जीत थोड़ी और बड़ी होती, आंकड़ा अगर और बढ़ता तो संदेश भी बढ़ा जाता, क्योंकि आप तो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अखिलेश उसी तैयारी में लगे। अतुल जी, हम अपने पत्रकार महोदय की बातों से हमेशा सहमत होते हैं, क्योंकि उनके विश्लेषण करने का जो तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है और सूक्ष्म सूक्ष्म बातों पर वो अध्ययन करते हैं। मैं उनकी बातों को नहीं काट सकता, ये मेरी मजबूरी। लेकिन हकीकत मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि देखिए, हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। उसी स्ट्रेटेजी के साथ हम 2019 के पहले वाली चीजें जीते। इसी विधानसभा के बाद जो उपचुनाव हुए थे, जिसमें एक सीट हमने बसपा से छीनी थी, एक भाजपा से छीनी थी, उसमें भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई व्यक्ति नहीं गया था। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि देखिए, एक बात सीधी सी बात है कि हमें कहां पर अपनी चीजों को केंद्रित करना है। अगर इन उपचुनाव के अंदर आप देखिए तो उपचुनाव वैसे भी ये माने जाते हैं कि सत्ता के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी तादाद में उत्तर प्रदेश में इनके विधायक हैं कि कोई सरकार परिवर्तित नहीं होने वाली थी इन 7 सीटों पे। लेकिन जनता इस बात को जानती थी, जनता इनसे खफा थी, सब सारी चीजें थी। लेकिन एक बात जनता भी इस बात को समझ रही थी कि अगर हम आज इनको वोट देते तो साल भर के लिए हमारा ये विधायक होगा, और साल भर अगर हम कोई दूसरी पार्टी का जिता के लाएंगे तो शायद एकदम काम ना कर पावे। पर इस संदर्भ के वजह से पार्टी को हमारे थोड़ा सा बैक देखना पड़ा। लेकिन हम हकीकत यही है कि हमारी जो एक सीट थी वो रिवेल किया हमने, जो उनकी 6 सीटें थी वो पाई, और इसमें जो भावनात्मक आधार पर चुनाव लड़ा गया। कपीश भाई, अगर आपके तर्क को मैं मान लूं, और अच्छा तर्क आपने दिया है, जनता ये सोचती है इस वजह से उसने किया, तो गढ़ के अंदर बीजेपी का जो किला है, जो गढ़ है, वहां की जनता ये सोच नहीं पाई और बीजेपी वालों को ही हरा दिया। दूसरी चीज आपको कहना चाहूंगा, आपने इसकी तुलना एमएलसी के चुनाव से कर दी। हम उपचुनाव की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ओवरऑल की कर रहा हूं सर। नहीं, ठीक है, लेकिन हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर जो अभी हमारा प्रत्याशी जीते हैं, और अभी आपको बताऊं कि स्नातक में आशुतोष सिन्हा भी जीत चुके हैं। अभी आपको जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल है रिपोर्ट हमारे पास जी। तो हमने 2 सीटें वहां निकाली हैं, और इनके उस गढ़ से निकाली है जहां प्रधानमंत्री जी ने ये दावा किया था कि उन्होंने जिस तरीके से बनारस को क्योटो बना दिया है, जो कहा था। लेकिन हकीकत तो यही है कि बनारस भाई, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप में ताकत है, आप उनके गढ़ में भी सेंधमारी कर सकते हैं, लेकिन अपना गढ़ भी अगर आप गवा देते हैं तो फिर उनकी भी तो ताकत को आप स्वीकारिए। फिर वहां पर मत कहिए कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ। जहां जो मजबूत था वो जीता, जहां जिसकी रणनीति काम कर गई वो जीता, जहां जिसका संगठन मजबूत रहा वो जीता। इस बात को कहेंगे तो ज्यादा व्यवहारिक लगेगा। कपीश भाई देखिए, जीत सिर्फ एक चीज पर ही निर्भर नहीं करती। हमारे हेमंत भाई इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनका विश्लेषण इतना सारगर्भित होता है कि मैं इसको बार बार कहने के लिए एकदम उत्सुक हूं कि मैं कहूं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा विश्लेषण करते हैं। बावजूद इसके मैं आपको कहता हूं, वो सहमत होंगे मेरी बातों से, कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए सिर्फ एक फलसफा ही नहीं होता है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने वहां पे जाके जनसभाएं की नहीं की, कोई गली खटकाई की नहीं खटकाई। ये भी होता है कि आपके प्रत्याशी जो थे। कपीश भाई, हेमंत जी की बात को अगर आप समझ गए होते ना, तो शायद आप ये लाइन नहीं बोलते। उनका यही कहना था कि बीजेपी इस रणनीति पर काम करती और किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। मुलायम सिंह का एक दौर उन्होंने याद दिलाया था। उन्होंने यही कहा कि नेतृत्व जो आपका है ना, वो अगर इसी तरीके से लड़ेंगे तो शायद भविष्य कैसा होगा ये आपको समझ में आ रहा है। बीजेपी अगर इस रणनीति पर काम करती है तो आपको भी रणनीति बनानी होगी। बहरहाल थोड़ा समय कम है। हरीश श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट ही मैं आपका चाहूंगा। आपके लिए कुछ झटके हैं, कुछ फायदे हैं, और उसी के साथ साथ भाग्य चमकने की बात भाग्यनगर में भी कुछ दिखाई दे रही है। हालांकि अभी के नतीजे बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रुझान पलट गए हैं, मिक्सअप सा आ रहा है या कम हो रहा है आंकड़ा। तो क्या लगता है कि हाँ, जो स्ट्रेटजी हमारी थी उसमें कहीं जो कमी रह गई तो उसको तो सुधार लेंगे, लेकिन दायरा बढ़ाया है बीजेपी ने? निश्चित रूप से हम हमारा जो सम्मानित नेतृत्व है, हमारे प्रदेश के जो मुखिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे महामंत्री संगठन है, उनके मार्गदर्शन में हम लोग जहाँ कोई कमजोरी रह गई उसको दुरुस्त करेंगे।
और आने वाले चुनाव में और बड़ी सफलता हम हासिल करेंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक एक जन जन के साथ सीधा संवाद रखते हैं और जो विकास है, जो सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लोगों के बीच जाता है। और मुझे लगता है कि जो जनता के बीच, जनता जनार्दन के बीच जो सत्कारता है भारतीय जनता पार्टी की उसकी नीतियों की, उसी का परिणाम है कि ये विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और जहाँ जो कमियां हैं, जहाँ जो हमारी कमजोरियां रह गई हैं, उसका भी हमारा सम्मानित नेतृत्व, हमारा संगठन इसका विश्लेषण करेगा और जो कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे। ठीक है हेमंत जी, फाइनल कमेंट आपका। कपीश भाई ने जो बातें कही, क्या वाकई आपको तार्किक लगी? उनका कहना है कि आप भी उनसे सहमत होंगे कुछ बातों में। नेतृत्व वाला प्रश्न बार बार नकार रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, देखिए जरूरी नहीं है कि हर जगह बड़ा हमारा जो नेतृत्व है उसी का नाम हो या वही वहां पर जाए। तो ठीक उलट बीजेपी ऐसा क्यों करती है, और अगर करती है तो फिर क्या उसका परिणाम इस वजह से ही मिलता है? अगर नेता गलत फहमी में हो तो उसका प्रवक्ता उसको कैसे खारिज कर सकता? साहब मजबूरी समझिए, इंसान है। नंबर एक। नंबर दो बात मुझे बताइए, क्रिकेट के खेल में मौसम देख करके फील्ड स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। बिल्कुल। अगर बारिश का मौसम है तो किस बॉलर से ओपनिंग कराई जाएगी, ओपनिंग बॉलिंग ये तय होता है। अगर ठंडक है तो बॉल कितनी स्विंग करेगी, ये देख के स्ट्रेटजी बनाई जाती है। और अगर खूब गर्मी है तो कभी कभी बहुत अच्छी टीमें स्पिनर से भी अटैक शुरू करवा देते हैं इनिंग्स का। तो मौसम जब खेल में देख करके नतीजे मिलते हैं, हिसाब सियासत तो बहुत बड़ा खेल है। यहाँ तो मौसम, जमीन की फिसलन सब देखनी चाहिए और 24 घंटे चाक चौबंद रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अखिलेश यादव को ये बात समझना होगा, क्योंकि मायावती में बहुत बड़ा भविष्य में नहीं देखता पॉलिटिक्स का उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ही है जो भाजपा का जो अश्वमेध का घोड़ा चल रहा है, इसको रोकने की हिम्मत कर सकते हैं। लेकिन निकट अतीत का जो परिणाम देखा गया वो निराशाजनक है लोगों के लिए, जो उससे बड़ी उम्मीदें लगाए रखते हैं। बात मेरी थोड़ी खराब है। तो जैसे भाजपा हर चुनाव के लिए लगातार तैयार रहती है, वैसे ही कम से कम नकल में कोई बुराई नहीं है। अगर नकल से बढ़िया नतीजा मिले तो भाजपा ने भी किसी से नकल ही मारी है, तभी स्ट्रेटजी में काम कर रहे हैं। तो बड़ा फर्क है। ठीक है, बहुत जल्दी से कपीश जी बहुत संक्षेप में सर, बिल्कुल समय नहीं है। सिर्फ इतना जो हेमंत जी कह रहे हैं कि सियासत के खेल में भी मौसम को समझना होगा आपको। मौसम को दरकिनार करेंगे तो परिणाम बदल जाएंगे। देखिए, आज भी हमारे पार्टी के जो संरक्षक है वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, और जब उनका हेलीकॉप्टर कहीं से गुजरता है तो मौसम की सारे आकलन हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके निर्देशों का पालन हमारी पार्टी नहीं करती। दूसरी चीज मैं एक चीज कहूंगा, जो आत्ममंथन, आत्मचिंतन और तमाम चीजें होती हैं, वो जीत और हार के विश्लेषण पे तरीका अलग हो जाता है। हर पार्टियां अपने अंदर करती हैं, उसको वो बाहर नहीं कहती। दूसरी चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दर दर के दरवाजे पे ठोकर इसीलिए खानी पड़ी है, भले क्योंकि वहां योगी जी गए, क्योंकि इनकी नीतियां उत्तर प्रदेश में फैल रही हैं। मोदी सरकार की जीडीपी देखिए -23.9, 40% की बेरोजगारी, साक्षर लोग जो है वो किसानों से भी ज्यादा आत्महत्या की है। अब कपीश भाई देखिए, समय नहीं है, वरना मैं इस पर भी विस्तृत चर्चा आपसे कर लेता, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। घर की घंटी दबानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन सवाल इस बात का है ना कपीश भाई, कि अगर ये सब आप गिना रहे हैं और फिर कह रहे हैं इसलिए योगी जी को जाना पड़ा, तो योगी जी तो भाग्यनगर भी गए थे। अगर वहां का भी परिणाम आएगा तो क्रेडिट उनको मिलेगा, और वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार काम नहीं कर रही थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया कपीश भाई आपका, हरीश जी आपका, और हेमंत तिवारी जी आपका। तो स्नातक एमएलसी शिक्षक चुनाव और उसका जो परिणाम है, बीजेपी के लिए अपने गढ़ में झटका तो है, लेकिन ना सिर्फ एक तरफ शर्मा गुट का वर्चस्व तोड़ा, उसके साथ साथ जो ओवरऑल परिणाम है उसके मायने किस तरीके से आगे निकाले जाएंगे और फिर उसका असर कैसा होगा। सपा के लिए खुशखबरी भी है, लेकिन रणनीतिक तौर पर सोचना जरूर होगा कि क्या वाकई एक बड़ा मैसेज जो दे सकते थे, संदेश दे सकते थे, वो संदेश देने में चूक गए क्या।